बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिया गया घंटी का बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। तो जिस वीडियो पर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल देखते हैं। उसका टाइटल है 2030 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पे हम रिएक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो थोड़ा सा हटके है। कंपैरिजन करेंगे भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर का। मेगा प्रोजेक्ट्स या नॉर्मल इंडियन प्रोजेक्ट्स की वीडियोस जो मैं चैनल पे डालता हूं उनके बारे में आपको अपडेट वीडियोस में बता ही रहा हूं जो कि अभी रेगुलरली आ रही हैं। इसीलिए बाकी दिन हम लोग ऐसी खतरनाक टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जिनको देख के आपको भी मजा आए। इससे पहले चीन के साथ भी हमने यही कंपैरिजन किया है और पाकिस्तान की रेलवेज का भी फ्यूचर कंपैरिजन किया है, लेकिन कभी भी ओवरऑल कंट्री कंपैरिजन नहीं किया, जो कि आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि किसी भी कंट्री या वहां के लोगों को हर्ट करने का कोई टारगेट नहीं है। सिंपल फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और प्रेडिक्शन के बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे आज से 9 से 10 साल बाद वाले इन दोनों ही कंट्रीज को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको चाइना के साथ भी ऐसा ही कंपैरिजन देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हम लोग के जीडीपी से। इकोनॉमी काफी जरूरी होती है हर देश के लिए, लेकिन क्या जीडीपी रहेगी पाकिस्तान की 2030 में? इस वक्त प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। देखो, कारण ये भी है कि कोरोना की वजह से इंपैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की जीडीपी पे, लेकिन वो जीडीपी उससे पहले भी श्रिंक हुई थी। इसीलिए सबका प्रेडिक्शन मैंने चेक किया, काफी अलग अलग है, लेकिन सेफ साइड रहेंगे। प्रेडिक्ट कर सकते हैं 350 से 400 बिलियन डॉलर्स के बीच। और मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत निकले, क्योंकि डिपेंड करता है काफी चीजों पे। क्योंकि अगर यही सवाल आपने मुझसे 2017-18 में पूछा होता तो जवाब 2019-20 के लिए बिल्कुल गलत निकल जाता, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी जीडीपी काफी हद तक श्रिंक हो गई थी। खैर, हुई तो हमारी भी थी। कोरोना वायरस ने इंडियन जीडीपी को भी बहुत बुरा मारा था। तो 2030 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कह सकते हैं 6 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा या उसके आसपास, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही है। लेकिन चलो जीडीपी बढ़ेगी ये तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब इतनी बुरी तो दोनों में से किसी भी कंट्री की किस्मत नहीं होगी कि जीडीपी गिर जाए। लेकिन जीडीपी बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे, यानी पैसा बढ़ेगा तो खाने वाले भी बढ़ेंगे। तो 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? इसी सवाल का जवाब मेरी कई वीडियोस में आपको 150 करोड़ मिलेगा। बहुत श्योरिटी थी सबको कि इंडिया की पॉपुलेशन 2030 में 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी और 2050 या 60 आते आते हम लोग 160 करोड़ भी पार कर जाते। लेकिन जस्ट कुछ दिनों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था जिसमें यह पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली गिरनी शुरू हो गई है और आजादी के बाद पहली बार इंडिया में फीमेल्स की पॉपुलेशन मेल्स के मुकाबले ज्यादा हो गई है। इंडिया के अंदर इस वक्त फर्टिलिटी रेट गिरकर 2 पहुंच गया है। फर्टिलिटी रेट से इतना समझो कि एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे रही है, यानी कि 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन अब कितनी होगी? इस सर्वे को माना जाए तो बिल्कुल लगभग उतनी ही जितनी आज है, यानी 139 करोड़ के आसपास। गिरेगी इसलिए नहीं क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 10 साल का समय काफी नहीं है पॉपुलेशन इतनी गिरने के लिए कि कोई मेजर चेंज नोटिस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का क्या? कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2030 तक 26 करोड़ हिट कर सकती है। और जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, अगर लोगों को कोरोना की वजह से कोई और काम करने को नहीं हुआ तो फिर तो और ज्यादा बढ़ेगी। यानी पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान खैर भारत से अभी तो बहुत पीछे है, लेकिन ये वो एरिया है जहां पीछे ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लैंड भी कम है, रिसोर्सेस जरूर है उनके पास, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज जो कि दोनों ही देशों में 2030 तक जरूर बढ़ेगी वो है पोल्यूशन। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान पोल्यूशन दोनों ही कंट्रीज में है, लेकिन लिटरली इंडिया में कुछ सिटीज के हालात बहुत बुरे हैं। और कुछ समय पहले मैंने कुछ अपडेट्स देखे थे जिसमें बताया गया था कि इंडिया
2030 तक 50% यानी 50% अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करेगा। ये अचीव करना वैसे मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये अब नेसेसिटी है, क्योंकि गाड़ियां, फैक्ट्रीज के धुएं, इनसे बहुत पोल्यूशन होता है। गाड़ियों को तो खैर हमारे बॉब द बिल्डर अपनी तरफ से देख ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का क्या? तो पाकिस्तान के अंदर भी उनकी बड़ी सिटीज में पोल्यूशन है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनका भी वही है जो हमारा है, यानी एयर पोल्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या? हाँ शायद, क्योंकि मुझे याद है 1 बिलियन ट्री सुनामी करके प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर 2014 में, शायद प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और इन तरह के प्रोजेक्ट्स की लिटरली जरूरत है इससे पहले कि फिर काफी देर हो जाए। चलिए अभी बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लिटरेसी को, क्योंकि पढ़ना लिखना भी अब तो उतना ही जरूरी हो गया है ना, क्योंकि अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना हो सकता है, इससे पहले एक आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें आपको लिखा मिलेगा इंडिया वांट्स टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030। नाउ कैसे? तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके तहत गवर्नमेंट टारगेट करके चल रही है कि 100% लिटरेसी अचीव करनी है 2030 तक। अब 100% का मतलब ये समझ लो कि जो पढ़ लिख सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो हर कोई टॉप लेवल जॉब्स में ही होंगे, लेकिन हाँ अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो 2030 तक लगभग हर कोई पढ़ लिख सकेगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज़पेपर ने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% यानी 60% पे फ्रीज यानी कि स्थिर हो गया है। आप लोगों को सामने में आर्टिकल दिखा दूंगा, और पिछले 5 साल में इसमें वो इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है जो कि होनी चाहिए थी। यानी 2030 तक कितना होगा पता नहीं, क्योंकि अगर ये आर्टिकल सही है तो फिर गवर्नमेंट को नई स्कीम्स को लॉन्च करके लिटरेसी को पुश करना पड़ेगा इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेचुरली ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसमें 2030 तो क्या बहुत ज्यादा समय लग सकता है। चलिए अभी बात करेंगे अगले टॉपिक की, और ये है डिजिटलाइजेशन। इस पे शायद मैं बोल सकता हूं कि 2030 तक भारत पाकिस्तान से आगे ही होगा, क्योंकि डिजिटली इंडिया इस वक्त भी पाकिस्तान से आगे ही है, और 2030 तक $700 बिलियन वर्थ की नई अपॉर्चुनिटीज डिजिटल वर्ल्ड में इंडियंस के लिए क्रिएट होने वाली है। डिजिटली पिछले कुछ सालों में इंडिया ने काफी ग्रो किया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, मतलब इंटरनेट के जो प्राइसेस काफी डाउन हुए ही हैं, काफी इंडियंस तक इंटरनेट पहुंचा है, और टैलेंटेड तो हम लोग हैं ही, जिस वजह से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इंडिया में देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान में वो ग्रोथ नहीं दिखी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन रफ्तार स्लो है पाकिस्तान की। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये शायद पाकिस्तानी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इंडिया से पहले पाकिस्तान में इंटरनेट आया था। पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम पॉपुलेशन थी, जो आज भी है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन वाइज नहीं परसेंटेज वाइज भी आज इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट और ज्यादा ध्यान देगी, चीजों को और ज्यादा पुश किया जाएगा, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और चलिए आखिर में एक और टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूं, जो कि जनरली वीडियोस में मैं इंक्लूड करता नहीं हूं वैसे, लेकिन क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की बात की है तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, सुपार्को नाम की। मुझे याद है कि ये चीज काफी लोगों को मेरी वीडियो से ही पता चला था, क्योंकि वो पहली वीडियो थी इस चैनल की जो कि वायरल गई थी। लेकिन आपने कभी भी अपडेट्स नहीं सुने होंगे कि सुपार्को क्या कर रही है। जैसे नासा, ईएसए, चाइना की स्पेस एजेंसी, हमारे इसरो, सब अपने अपडेट्स देते हैं। तो इसलिए आज मैं आया हूं अपडेट्स लेकर के 2030 के सुपार्को और इसरो के। सुपार्को इस वक्त बहुत पीछे है वैसे एक एक्चुअल स्पेस एजेंसी कहलाने के लिए स्पेस फील्ड में, क्योंकि आज स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। 2030 में सुपार्को अपना पहला लॉन्च व्हीकल तैयार कर रही होगी, क्योंकि 2040 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। लॉन्च व्हीकल जैसे हमारा जीएसएलवी या पीएसएलवी है, लेकिन हमारे काफी नए जनरेशन के हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से इन्हें बनाना शुरू कर दिया था, जहां हमने एसएलवी, एएसएलवी काफी कुछ बनाया जिन्हें हम अब यूज तक नहीं करते। इसके अलावा इनके कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम चल रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, जिनमें फोकस किया जाएगा सैटेलाइट डेवलपमेंट में, क्योंकि खुद से तो वो इसे लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैटेलाइट का आइडिया जरूर उन्हें हो जाएगा। इसके अलावा एक न्यूज आई थी कि 2022 में पाकिस्तान चीन की मदद से अपना पहला टाइकोनॉट स्पेस में भेजेगा। टाइकोनॉट से पता है आप लोगों को क्या होता है?
चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग टाइकोनॉट्स बोलते हैं, यानी वो यात्री पाकिस्तानी होगा लेकिन जाएगा चाइना की मदद से, इसलिए उसको भी टाइकोनॉट ही बोलेंगे। जैसे हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री यानी कि राकेश शर्मा जी को कॉस्मोनॉट बोला जाता है क्योंकि वो सोवियत की मदद से स्पेस में गए थे। लेकिन ये प्रोग्राम भी अभी शायद डिले हो गया है क्योंकि पहले न्यूज आई थी कि ये डिले है, लेकिन कितना डिले है और कब होगा इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। वही बात करें अगर इसरो की, तो हम खुद की टेक्नोलॉजी से 2030 से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि वायोमिनोट्स को स्पेस में पहुंचा चुके होंगे। 2030 तक वीनस के लिए हमारा मिशन जा चुका होगा, जैसे हमने मार्स पर भेजा है जिसका नाम होगा शुक्रयान। इसके अलावा सूर्य यानी सन को स्टडी करने के लिए भी हमारा अगला मिशन आदित्य L1 तैयार है। 2030 तक ये मिशन लॉन्च होकर सन की काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें पहुंचा देगा। चंद्रमा यानी मून के लिए चंद्रयान 3 और मार्स के लिए मंगलयान के बाद अगला मिशन यानी मंगलयान 2 भी जल्द ही आपको लॉन्च होते हुए देखेंगे। इन सब के अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको भी इसरो एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन इनकी डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2030 से पहले नहीं होगा क्योंकि मिशन को प्लान करना, बनाना, लॉन्च करना, सैटर्न जितने दूर प्लैनेट तक पहुंचाना 2030 तक शायद नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसके बाद फ्यूचर में जरूर होगा। उसके अलावा काफी चीजों में इस वक्त काम हो रहा है, जैसे कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन, मेथोलॉक्स इंजन, मॉड्यूलर हैवी रॉकेट्स, रियूजेबल लॉन्चर्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स, अल्फा सोर्स थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजीज पे इस वक्त इसरो काम कर रहा है। तो फ्यूचर के लिए इसरो के तो खैर बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पार्को को अभी बहुत टाइम लगने वाला है इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए जहां इसरो अभी आज खड़ा है। तो ये थे कुछ चीजों में कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का। अपनी तरफ से कोशिश मैंने पूरी की है कि जितना हो सके सही प्रोडक्शन करूं। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हाँ जी, ये थी जी वीडियो। इस वीडियो में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि दीपक भाई ने सबसे पहले जो बात की कि इस वीडियो का जो मेरा बनाने का मकसद वो ये किसी मुल्क की मतलब कि इज़्ज़त नफ्स को उछालना या उसे गिराना या किसी की तौहीन करना ये नहीं है। उसका उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो 2030 तक मतलब कि जो इनके मराहल हैं काम करने के, कि वो फैक्ट्स के मतलब कि हकीकत के साथ जो फैक्ट्स हैं उसके साथ वो मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान 2030 में कैसा होगा। जो लफ्ज़ उन्होंने शुरू में कहा है कि मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी की तौहीन कर रहा हूँ या किसी को गिरा रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे अल्फाज लगे, क्योंकि ऐसा मजाज जो है ना वो हमें रखना चाहिए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो या कोई ऐसा मसला ना हो। दूसरे नंबर पे उन्होंने सारा मतलब कि इसमें बताया कि इंडिया जो है वो 2030 में कहाँ पर होगा, पाकिस्तान जो है वो 2030 में कहाँ पर होगा, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो 2030 में कहाँ पर होगी और जो इंडिया की इकॉनमी है वो 2030 तक कहाँ पर होगी। इसमें उन्होंने इन डिटेल बताया सारी चीज़ें। उन्होंने ये मतलब कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 2030 तक कहाँ पर जाएगी और पाकिस्तान की जो है वो कहाँ पर जाएगी। दूसरा उसमें उन्होंने जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया में भी पोल्यूशन है लेकिन पाकिस्तान में भी पोल्यूशन है। उन्होंने बड़ा कंपैरेटिव जो उसका एनालिसिस है वो किया और हर चीज़ फैक्ट्स के साथ उन्होंने बताने की कोशिश की है दीपक भाई ने। तो उसमें उन्होंने जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में और इंडिया में जो मौजूदा है और जो 2030 तक होगा वो भी बताया कि इंडिया में इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो क्या है और 2030 में इंडिया में लिटरेसी रेट क्या होगा और इसकी कितनी ज़रूरत है, और पाकिस्तान में कितना है लिटरेसी रेट और 2030 में पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना होगा। दूसरा उन्होंने डिजिटलाइजेशन जो है उसके बारे में बताया कि इंडिया में इस वक्त डिजिटलाइजेशन कितनी है और 2030 में कितनी होगी और पाकिस्तान में कितनी है और बाद में कितनी होगी। तो उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप वाइज उसमें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है।
अगली बात उन्होंने इंटरनेट की उन्होंने कहा कि इंटरनेट इंडिया से पाकिस्तान में पहले आया, लेकिन यूज जो है वो कम लोग करते हैं, इंडिया में इंटरनेट को ज्यादा लोग यूज करते हैं। ये मुझे बात जो बड़ी शॉकिंग लगी कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान में इंटरनेट सबसे पहले आया, इंडिया से पहले आया, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत कम है। ये मुझे लग रहा है कि कोई जो वे ऑफ मैसेज कन्वे है, सोशलिज्म जो है वो इसमें नहीं आ रहा कि इसको इस मैसेज को फैलाने के नेट जो है इसको इस्तेमाल करें, इससे मतलब कि ज़्यादा तरक्की के चांसेस होते हैं। तो इंडिया में लोग जो है वो इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एंड पे जो उन्होंने दीपक भाई ने बात की कि जो चांद पर जाने का जो सिलसिला है, उन्होंने बताया कि जो इंडिया की जो है वो जो कंपनी वो काम कर रही है इसरो, और पाकिस्तान की जो कर रही है सैरको, उनके बारे में बताया कि वो कैसा काम कर रही हैं और उनका 2030 में वो चांद पर पहुंचेगी या क्या, मतलब जो सारा उन्होंने डिटेल में बताया। मैं दीपक भाई से सहमत करता हूँ इस बात से, और मेरा दिल खुश हुआ है कि उन्होंने एक कंपैरेटिव जो एनालिसिस है वो किया है, हर चीज को उन्होंने बताया। और ओवरऑल जो पहले भी मतलब कि बताते हैं, जो ओवरऑल उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से इंडिया जो है वो बेहतर जा रहा है हर फील्ड में। और ये उन्होंने हकीकत बयान की है कि पाकिस्तान थोड़ा सा इंडिया से पीछे ही है, और इंडिया हर मैदान में जो पाकिस्तान से है ना वो बर्तरी में जा रहा है, चाहे लिटरेसी रेट हो, चाहे पोल्यूशन का, मतलब कि जितने भी मामला आता हो, जो मतलब कि उन्होंने बताया हर चीज़ में वो बेहतर कारकर्दगी जो है वो उनकी है। तो लेकिन उन्होंने बड़ा ही कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और मैं इसे बड़ा सहमत करता हूँ, बड़े बहुत अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया है। तो ये जो एनालिसिस होता है इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि ये जो प्रिडिक्शन उन्होंने की है इसके मतलब कि इसको बेहतर करके अपने मुल्क की जो है वो तरक्की जो काम करके वो सारा हम कर सकते हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, ताकि इंडिया और पाकिस्तान की कौम को, आवाम को सहूलतें दी जाए। तो ये जो दीपक भाई थे, इनका ये यूट्यूब चैनल है, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, और इसको मतलब कि ये वीडियोस जो है वहाँ पर होगी, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरी भी आप वीडियो जो मैंने इस पर रिएक्शन दिया ये भी आप देखें। तो ये थी जी आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।